तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा के इस दूसरे चरण के अंतर्गत आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसके संदर्भ में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का भी दावा करती है, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता देश के मीडिया के सामने रूबरू हुए और उन्होंने ये बताया कि केरल में कोरोना के केसेस इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि बकरीद के संदर्भ में वहां की सरकार के द्वारा छूट दी गई थी और इस छूट का जो नतीजा है वह केरल में बड़ी संख्या में कोरोना के केसेस आने का कारण बन रहा है। हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें उससे पहले उस बयान को सुनते हैं जो इस कार्यक्रम की आधार भूमि है। तीन खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के विचारों को आपसे साझा करेंगे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संबित पात्रा। क्या हो रहा है आज आंकड़ों के माध्यम से केरला के अंदर 22,000 केस एक दिन में कोरोना के आए हैं, उस विषय को छापा है। यह सेकेंड वेव नहीं हो, एक और वेव आरंभ हो चुका है केरल के अंदर। कहीं ना कहीं कुछ गलती केरल सरकार से हुई है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि आज पूरे हिंदुस्तान का सर्वाधिक केस केरल से निकल रहा है। हाउ टू प्रिवेंट थर्ड वेव, इस पर पूरे देश में चर्चा हो रही है और यह चिंता का विषय है। ऐसे में व्हाट इज द केयरलेसनेस ऑफ द केरल गवर्नमेंट दैट वी सी सच काइंड ऑफ केस लोड राइज। कांवड़ यात्रा के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। तो ये ज्ञान की बात संबित पात्रा जी के द्वारा देश से साझा की गई कि बकरीद के दिन जिस प्रकार की छूट केरल में दी गई वो कहीं ना कहीं कारण है। यह बात उस राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं जिनके सिर पर इल्जाम है कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान कुंभ कराया, जिनके संदर्भ में इल्जाम है कि जिस समय पर कोरोना की सेकेंड वेव पैर पसार रही थी उस समय वह तमाम राज्यों में चुनावों में मशीनरी को व्यस्त रखे हुए थे। पर इसके बावजूद भी अगर उन्होंने कहा है तो उस पर विचार किए जाने की जरूरत है और इस विचार का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उस भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी खासतौर पर चर्चा के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ एहतेशाम हाशमी जी हैं जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, कांग्रेस पार्टी से संबद्ध भी हैं, सदस्य हैं विधि प्रकोष्ठ AICC के, और हमारे साथ में देश के संजीदा संपादकों में शुमार प्रदीप सिंह जी भी खासतौर पर इस चर्चा के लिए जुड़े हैं। खास बात यह कि प्रदीप सिंह जी ने इससे जुड़े हुए मसले पर एक विशेष लेख पिछले दिनों लिखा था जो देश के तमाम समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ था। आप तीनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत रजनीश अग्रवाल जी से करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता के जो विचार देश के सम्मुख रखे गए हैं, इतिहास को भूलते हुए हैं या इतिहास जहन में था और उसके बावजूद भी इस विचार को लाकर आप चर्चा करना चाहते हैं। देखिए हिमांशु जी, जब भी कोरोना की चर्चा करें तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिक और चिकित्सीय प्रबंध की दृष्टि से और जो तथ्य और सत्य है उसके आलोक में चर्चा करें तो उचित होगा जी। क्या 22,000 केस नहीं आए जी? क्या 2.5% महज जनसंख्या है केरल की जी, और देश के 50% प्रकरण केरल में नहीं है जी? क्या जिस प्रकार से मल्लापुरम में एक्सप्लोजन हो रहा है जी कोरोना का, तो सामने प्रकट नहीं हुआ? क्या 12% के आसपास आज ग्रोथ रेट वहां की पहुंच गई, संक्रमण की दर वहां की पहुंच गई जी? तो क्या ये ठीक है जी? इसका मतलब क्या है? इन तथ्यों के संदर्भ में अगर एक्सपर्ट से विषय चर्चा करें तो वो बताएंगे किस प्रकार का वहां एक प्रकार की एनार्की कहें तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं चली। और 3 दिन का जो रिलैक्सेशन की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने वही मापदंड अपनाने की बात कही थी जो कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में कही थी जी। क्यों नहीं अपनाए? क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? क्या हम केवल हिंदू मुस्लिम के चश्मा से कोरोना को देखेंगे जी? और अगर जो कुंभ को जिस प्रकार से टूल किट में बार बार और एक मीडिया का पर्टिकुलर धड़ा और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कुंभ को सबसे बड़ा कोरोना फैलाने वाला बताने का काम कर रही थी, वो उनके मुंह क्यों सिल गए? क्योंकि वायनाड से सांसद है श्रीमान राहुल गांधी जी, एक चिंता जाहिर नहीं की उन्होंने इस संदर्भ में कि ये रिलैक्सेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो क्या तुष्टीकरण नहीं है? कोरोना को हिंदू मुस्लिम के चश्मा से देखेंगे क्या? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, विनम्रता पूर्वक आपसे जानना चाहता हूं कि केरल में आज 22,000 केस आए हैं,
विचलित हो गए आप। बकरीद से पहले कितने केसेस आ रहे थे केरल में प्रतिदिन, उसका कोई आंकड़ा साझा करेंगे आप? अगर आपके पास नहीं है तो मैं साझा करता हूं। 13 जुलाई 14,539, 15 जुलाई 13,773, 16 जुलाई 13,750, 17 जुलाई 16,148, 18 जुलाई 16,148। कुल मिलाकर केरल में संक्रमण के संदर्भ में हालात ऐसे ही हैं। अगर आप आज का आंकड़ा 22,000 बता रहे हैं तो 26 जुलाई का आंकड़ा 11,586 का भी है। पर आपसे सवाल इस बात को लेकर नहीं है, आपके बिंदु पर सवाल इस बात को लेकर है कि बकरीद को लेकर आपकी इतनी शिकायत हुई, पर जब कुंभ हरिद्वार में कराया जा रहा था और आपके सम्माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे गंगा मैया की कृपा है, यहां पर कुंभ नहीं में कोरोना नहीं फैलेगा, उस वैज्ञानिक तथ्य को, उस वैज्ञानिक सत्य को, उस वैज्ञानिक तर्क को रजनीश अग्रवाल जी कैसे बताएंगे? थोड़ा रोशनी देंगे। बिल्कुल, पहली बात तो जो 11,000, 12,000, 13,000 इतने प्रकरण होने के बाद भी, डबल डिजिट में संक्रमण दर होने के बाद भी 3 दिन का रिलैक्सेशन देने का काम अगर राज्य सरकार केरल ने किया तो क्या ये मानवता के प्रति अपराध नहीं है? जी, क्या ये मानवता के, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कहने के बाद, तमाम वायरोलॉजिस्ट के कहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अगर कह रहे हैं तो कि ये अपराध नहीं है? मेरा आपसे सवाल है प्रति प्रश्न रजनीश जी, क्या यह उतना ही बड़ा अपराध नहीं है जब देश में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख केस आ रहे थे, उस समय पर कुंभ का आयोजन कराया गया? क्या यह उतना ही बड़ा अपराध नहीं है? यह मेरा रजनीश अग्रवाल जी से विनम्र सवाल है। बिल्कुल उत्तर देता हूं मैंने कहा कि बिल्कुल उस आलोक में चर्चा होनी चाहिए। होता क्या है, प्रधानमंत्री जी फोन कॉल करते हैं अवधेशानंद जी को और तमाम साधु संत तत्काल कहते हैं नहीं, बिल्कुल प्रतीकात्मक तौर पर तमाम प्रकार की परंपराओं को हम निर्माण करेंगे, हम छोड़ते हैं। उत्तराखंड के आंकड़ों से और केरल के आंकड़ों से तुलना कर लीजिए, वहां के बंदोबस्त से, वहां की तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं से और मानने से जी हम इंकार करेंगे या स्वीकार करेंगे? सवाल ये है। और सवाल इस बात का है, रजनीश अग्रवाल जी का ये कहना है, लेकिन मैं एहतेशाम हाशमी जी आपके पास मैं दूसरे नजरिए से जाना चाहता हूं। जिस देश में इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि कोरोना की महामारी के दौरान कुंभ जैसे आयोजन की अनुमति क्यों दी गई, जिस देश ने नजीर पेश की, जिस देश में स्वयं प्रधानमंत्री ने पहल की कुंभ को बीच में ही प्रतीकात्मक रूप से संपन्न कराने की, उस देश में उस अनुभव से सबक न लेते हुए ऐसी महामारी के दौर में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति, क्या आपको नहीं लगता है वाकई एक अपराध है जो रजनीश जी बात कह रहे हैं? यह मानवता के प्रति, समाज के प्रति घोर आपराधिक कार्य किया गया? मेरा ये मानना है एज अ लॉयर, मैं किसी पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन एज अ लॉयर मेरा ये मानना है कि अगर कहीं गलती हुई है तो उसकी हम सबको मिलकर निंदा करनी चाहिए। आप सबने देखा कि हमारा देश कोरोना नाम की महामारी से किस तरह जूझा है और लाखों, हजारों, करोड़ों लोग परेशान हुए हैं, लाखों हमारे भाई बहनों की जान गई है और जिसके गवाह हम सब हैं। और हम सबको शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं था। केरल में जो हुआ है बकरीद के मौके पे, बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन रिलैक्सेशन किसी भी त्योहार में देना इस टाइम पे बहुत गलत बात थी। सरकार को इस पे अच्छी तरह संज्ञान लेके रोक लगाई जानी चाहिए थी। लेकिन आप किसी भी गलत बात को अगर धर्म के चश्मे से देखेंगे तो आप हिंदुस्तान की जो बुलंद भारत की तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर की हम लोग कल्पना करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत सम्मानीय लोग बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार साहब बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ के अभिवादन करता हूं उनका। बीजेपी के नेताजी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई, उनका भी मैं हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं। लेकिन मैं आप दोनों से ये बात कहना चाहता हूं, खासतौर से हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब से, कि पूरा हिंदुस्तान इस समय आपको देख रहा है। आप लोगों ने हर ऑफेंस को, आप जब पेपर में कोई रेप की खबर देखते हैं तो आप देखते हैं कि रेप किसने किया है, हिंदू उस लड़के ने किया है रेप या मुसलमान लड़के ने रेप किया है, तब उसकी हमको निंदा करनी है। और कांग्रेस के लोग देखते हैं कि भैया बीजेपी के लोगों ने ऑफेंस किया या कांग्रेस के लोगों ने ऑफेंस किया, बीजेपी के लोगों ने किया तो उसको हम निंदा करेंगे। लेकिन हम सब लोग मानव जाति में जन्मे हैं और आप भगवान श्री राम के भक्त हैं, हम मोहम्मद पैगंबर के भक्त हैं। आज अगर ये दोनों इस धरती पे होते, हिंदुस्तान में होते, तो जिस तरीके से आप डिबेट कर रहे हैं शायद उस तरीके से डिबेट नहीं हो रही होती। हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिबेट हो रही होती, एजुकेशन पॉलिसीज पे डिबेट हो रही होती और रोजगार कैसे दिया जाए इस पर डिबेट हो रही होती, ना कि इस पे केरल सरकार में जो भी गुनहगार है उन्हें सख्त सख्त सजा दी जाए। मैं पैरवी करता हूँ उस चीज की, लेकिन आप धर्म का चश्मा उतार के देखिए
धर्म का चश्मा उतार के देखे एहतेशाम हाशमी जी का यह कहना है। लेकिन मैं इस विषय पर प्रदीप सिंह जी के पास रुख करना चाहता हूं। और प्रदीप सिंह जी, मेरे 2-3 मुद्दे हैं इसके संदर्भ में। एक तो भारतीय जनता पार्टी का इस मुद्दे पर खुलकर इसे तुष्टीकरण करार दिया जाना, इससे आप कितने सहमत है, पहला सवाल। और दूसरा जानना चाहता हूं कि इस देश में हिंदुओं से जुड़े हुए जितने भी त्योहार हैं उसके संदर्भ में तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग बड़ा सुधार के संदर्भ में बात करते हैं। होली का समय आएगा तो अपनी तो तिलक होली, सूखी होली, पानी बचाना उसी दिन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर दिवाली के संदर्भ में पटाखे एक अभिव्यक्ति का माध्यम होते थे, प्रदूषण का नाम देकर पटाखों को बंद कराने की हर तरफ कोशिश हो गई। जिन हिंदू मंदिर में बलि दी जाती थी उसे जीव हत्या के नाम पर अधिकारी मंदिरों से बलि प्रथा को बंद कराया गया। लेकिन बकरीद के संदर्भ में किसी की जुबान नहीं खुलती। कोई जीव हत्या के संदर्भ में उस दिन बात नहीं करना चाहता कि इतनी बड़ी संख्या में बेजुबान जानवर को किस लिए काट दिया जाता है। और बल्कि बात भी अगर की जा रही है तो इसके संदर्भ में की जा रही है कि यह मनाने की अनुमति क्यों दी गई, उस दिन ढील क्यों दी गई। थोड़ा आपका नजरिया है। नहीं, देखिए हिमांशु जी, मेरा नजरिया हिंदू मुसलमान या इस राज्य या उस राज्य की बात जी, मेरा नजरिया सिर्फ इतना है। एक संविधान है देश में और संविधान और कानून की नजर में हर नागरिक समान जी। तो जो गलत बात मेरे लिए है वही हिमांशु जी के लिए भी गलत होनी चाहिए जी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर बाएं से चलने का नियम है और मैं दाहिनी तरफ से चलूं तो मेरा चालान हो जाए और हिमांशु जी का ना हो जी। तो इससे एक मन में शंका पैदा होती कि ऐसा क्यों हो रहा है जी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वही स्थिति त्योहारों को लेकर जो एनजीओ हैं, जो इस तरह के संगठन जिनका चुनाव से नाता नहीं, देखिए राजनीतिक दल तो बात करेंगे, सांप्रदायिकता की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, उस नजरिए से देखेंगे जिस नजरिए से उनको चुनावी लाभ होता हो, राजनीतिक लाभ होता हो। लेकिन जो लोग चुनाव में नहीं है, जिनको चुनाव नहीं लड़ना है, जो राजनीति में नहीं है, जो लीगल प्रोफेशन में है, और यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ अदालतों की बात जी। मैंने अपने लेख में जो मुद्दा उठाया था कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली जी, और 15 या 16 जुलाई को स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने और राज्य सरकार से पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा कि हम प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं और कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसे रोकिए, नहीं तो हम रोकेंगे। रोक दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा, उसके बाद राज्य सरकार ने रोक दिया। बड़ी अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं नजर आता जी। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब केरल में बकरीद पर 3 दिन की छूट देने का फैसला किया सरकार ने, जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे, वो 10,000 से 15,000 से 20,000 से या 50,000, उसकी बात नहीं है। बात यह है कि वहां संक्रमण की दर बढ़ रही है। ऐसे में इस तरह की गैदरिंग को अवॉइड करना चाहिए, जहां भी हो, केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या राजस्थान हो, कहीं भी। उसमें 16, 17, 18 ये 3 दिन की शायद छूट दी गई थी, या 18, 19, 20, मुझे तारीख ठीक से याद नहीं, 3 दिन का था। दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, किसी ने रिट दायर की, सब आया, और उसके बाद आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को बहुत लताड़ा, कहा ऐसे समय में ये करना अपराध है। उसके बाद ये कहा कि अगर इसकी वजह से संक्रमण दर बढ़ी तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जब जल्लीकट्टू का त्योहार होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जानवरों को कष्ट पहुंचता है, ऐसे त्योहार नहीं होने से। ये आप संस्कृति के नाम पर या परंपरा के नाम पर जानवरों को तकलीफ नहीं दे सकते। तो जो पशु पक्षियों की चिंता करने वाले जितने एनजीओ, जितनी संस्थाएं हैं, सब सक्रिय हो जाती हैं। बकरीद पर जब बकरों की बलि दी जाती है तो कोई बोलता ही नहीं। होली पर पानी के इस्तेमाल से या दिवाली पर पटाखों के इस्तेमाल से पर्यावरण खराब होता है। हजारों लीटर खून अगर बकरीद पर बकरों की कुर्बानी से बहता है तो उससे क्या पर्यावरण सुधरता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो एक ऐतराज आप कर रहे हैं वो गलत, मैं कह रहा हूं दोनों गलत। अगर गलत है तो दोनों गलत है, अगर गलत है तो दोनों गलत है। प्रदीप सिंह जी ये बात कह रहे हो, मैं रजनीश अग्रवाल जी के पास इसी बात को लेकर आना चाहता हूं कि रजनीश जी, क्या अपनी सुविधा के अनुसार तर्कों पर बात होगी? कोरोना के संदर्भ में केंद्र सरकार
कटघरे में है, तो इसलिए मुफीद है कि केरल सरकार को इस पर घेर दो। लेकिन अगर मुद्दा है तो कुल मिलाकर बड़ी संख्या में पशुओं का वध किया जाता है बकरीद के माध्यम से। इसके संदर्भ में भाजपा एजेंडा क्यों नहीं लाती? क्यों इसके संदर्भ में आप बात करने के लिए तैयार नहीं होते? क्यों बकरीद पर बकरों की बलि को प्रतिबंधित करने का फैसला आपकी मजबूत सरकार ने थी? देखिए हिमांशु जी, आपका प्रश्न बहुत उचित है, लेकिन अभी जो बात आपने कोरोना को लेकर कही कि केरल में जब 50% देश का वहां का संक्रमण उभर के सामने आता है तो आप क्यों इस नजर से देखते हो? क्यों नहीं देखें जी, क्योंकि एक राज्य के कारण बाकी राज्य प्रभावित हुए। महाराष्ट्र के कारण, महाराष्ट्र में जब तेजी से सेकंड वेव आई तो हम मध्य प्रदेश में भी प्रभाव हुआ। मैं विनम्रता पूर्वक रजनीश जी बीच में रोकते हुए आपसे जानना चाहूंगा, हरिद्वार में कुंभ हुआ, आप भोपाल में रहते हैं, क्या बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो मध्य प्रदेश से गए थे, पूरे के पूरे श्रद्धालु संक्रमित नहीं मिले थे, उस कुंभ में शामिल होकर लौटे? विदिशा में 65 लोग गए, 65 के 65 संक्रमित पाए गए। क्या इस सत्य से आप इंकार करते हैं? क्या इस विफलता को कभी आपने सिर झुका के माना कि कुंभ जितने समय भी चला हमारी गलती थी, हमारी भूल थी, हमारा अपराध था? आपने केरल की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल केवल इतना है कि आप दूसरों के दोषी दिखाएंगे या अपने दोषों को भी कभी स्वीकारेंगे? यह सवाल है। हिमांशु जी, मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूं उसे आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे या फिर आप समझना नहीं चाहते। मैंने कहा कि कुंभ के माध्यम से, कुंभ बड़ा उत्सव जी, और आज का नहीं, सदियों से, अनंत काल से चला रहा, उसको भी प्रतीकात्मक में ढालने का काम केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री स्वयं आह्वान करते हैं और साधु संत स्वीकार करते हैं, कब बीच में रोकते हैं, और उसके माध्यम से फिर भी अगर कहीं कोरोना के संक्रमण फैलने का भय रहता है तो लोग सहयोग करते हैं। कोई अड़ता नहीं है, कोई लड़ता नहीं है शासन से। और इस प्रकार का कोई तुष्टीकरण का काम न केंद्र की सरकार करती है, न उत्तराखंड की सरकार करती है। और उत्तराखंड में, हरिद्वार में कितने संक्रमण की दर बढ़ गई? आप तुलना कर लो केरल से और उत्तराखंड से। क्यों नहीं करना चाहते वो लोग जो इस प्रकार की बातें कांवड़ यात्रा में खड़े करते हैं, चाहे मीडिया का एक धड़ा हो, चाहे वो सेकुलर की राजनीति करने वाले लोग हो? क्यों तथ्यों पर चर्चा नहीं करने? तथ्यों पर चर्चा होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चर्चा होनी चाहिए, धर्म के आधार पर चश्मा लगाकर क्यों होनी चाहिए? और वो सब पर एक जैसा आंकड़ा फिट क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है जो अलग अलग तौर पर सेकुलरिज्म की खो में फंसने का काम करते हैं और इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति फैलाने का, केवल राजनीतिक दल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ एक धड़ा है जो लेफ्ट लिबरल्स के नाम से जाना जाता है, वो इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। पशुओं के नाम पर हो, चाहे त्योहारों के नाम पर हो, चाहे तमाम प्रकार की परंपराओं के नाम पर हो, कोरोना के नाम पर भी हो। क्यों सवाल नहीं होगा? 22,000 केस आते हैं और बाकी राज्यों में अगर फैलती है, तीसरी वेव का कारण बनता है, तो कौन दोषी होगा? आप फिर सवाल खड़ा करेंगे केंद्र सरकार से, फिर कटघरे में खड़ा कर देंगे आप मोदी जी को। लेकिन आप अपनी गलती स्वीकार, और आप करें हिंदू मुसलमान किसने किया? हिंदू मुसलमान किया कांग्रेस ने, हिंदू मुसलमान किया कम्युनिस्ट को सांसद ने, जिसने कहा कि हम तो सोशल डिस्टेंसिंग से ईद के कारण बाजार में गए 3 दिन, तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी आपको? जो फर्स्ट वेव में जो बात उठी, जो सेकंड वेव में बात उठी, सेकंड वेव में क्या किसान आंदोलन का कारण नहीं है? ये तथ्य सबके सामने नहीं है। क्यों किसान आंदोलन को कटघरे में खड़ा नहीं करते? किसके कारण? कोरोना फैला बड़ी तादाद में, क्यों स्वीकार करना नहीं चाहते? ये तथ्य है। जहां जहां आपको सुविधा रहेगी वहीं पर तथ्य रहेंगे। किसान आंदोलन आपके लिए सेकंड वेव का कारण है, और आपने जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंतर्गत उपचुनावों में बेतहाशा भीड़ जुटाई, अपनी सभाओं में जिस तरीके से आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किए, उनको आप सेकंड वेव के लिए जिम्मेदार नहीं मानेंगे रजनीश जी। लेकिन मैं वापस लौटता हूं एहतशाम हाशमी जी के पास में, और हाशमी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि कुल मिलाकर इसके संदर्भ में कोई साझी पहल की उम्मीद हम कर सकते हैं या इस प्रकार की बहस में ये देश चलता रहेगा, हिंदू मुसलमान में बढ़ता रहेगा? क्या कहेंगे आप इसके संदर्भ में? हर व्यक्ति अपने त्योहार के संदर्भ में सहूलियत चाहता है, हर व्यक्ति अपने त्योहार के संदर्भ में कराना चाहता है। आज रजनीश जी जितनी बात कह रहे हैं, पर कांवड़ यात्रा के संदर्भ में सरकारें तो अपनी तरफ से अनुमति दे रही थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, उसके बाद ही कांवड़ यात्रा स्थगित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उसके बाद ही फैसला लिया। क्या कहते हैं आप इस पे? देखिए, रजनीश जी की मजबूरी है कि मोदी जी के शान में कोई गुस्ताखी उनकी तरफ से धोखे से भी ना हो जाए जी। वो बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे नेता हैं, और उसी कुशल तरीके से वो बीजेपी की डफली बजा रहे हैं जी। लेकिन आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले उज्जैन में महाकाल में भीड़ ने बैरिकेड तोड़ के एंट्री कर दी महाकाल की पवित्र नगरी में जी। और केरला में जो हुआ वो भी गलत है।
यहाँ जो हो रहा है ये भी गलत है, लेकिन गलत को गलत धर्म का चश्मा लगा के देखना ये उससे भी ज्यादा गलत है। आपको कोरोना को एक बीमारी के जैसे देखना है, एक धर्म संप्रदाय से अटैच करके नहीं देखना है। बीजेपी के लीडर्स ने, बीजेपी सरकार ने दिल्ली के मरकज को भी इसी तरह से टारगेट किया, फिर मुसलमानों को टारगेट किया गया। उसकी वजह से जब भी कोरोना संक्रमित की किसी न्यूज आती थी टीवी में जिसका नाम मान लीजिए रहीम होता था या अशफाक होता था, तो लोग हम लोगों की तरफ देखते थे कि वो देखो मुसलमानों को कोरोना हो गया जी। तो ये जो एक नैरेटिव बीजेपी के लीडर्स ने बिल्ड किया है ना, ये इनके लिए सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। क्योंकि बीजेपी को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था, ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी चाहिए थी, लेकिन ये इतने इनकॉम्पिटेंट है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बजाय इन्हें धर्म का चश्मा लगा के और हिंदू मुसलमान में बांटने का प्रयास। एहतेशाम आजमी का कहना है कि कुल मिलाकर भाजपा को अपनी विफलता का समाधान हिंदू मुस्लिम में बांटने के तौर पर दिखता है। रजनीश जी को ऐतराज है, उनका हस्तक्षेप लेते हैं क्योंकि आखिरी बातचीत के लिए मैं प्रदीप सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, इसलिए पहले रजनीश जी के हस्तक्षेप को सुनता हूं। जी रजनीश जी। मैंने पहले कहा कि हिंदू मुस्लिम हमने नहीं किया, हिंदू मुस्लिम किया कांग्रेस ने, उस लेफ्ट के सांसद ने। कांग्रेस ने कुंभ को बताया, और मरकज की जो बात है, मरकज की बात सत्य है और तथ्य है, जो है तो है। और मैं तो एक बात और कहता हूं, नागरिकता संशोधन कानून के धरने भी फर्स्ट वेव के समय बड़ा कारण बने हैं कोरोना फैलाने का। और ये तथ्य के साथ मैं बात करना चाहता हूं, जिस दिन चर्चा रख ले मैं उस दिन चर्चा करने के लिए तैयार हूं। और उस कम्युनिस्ट सांसद ने कहा कि हम तो ईद सोशल डिस्टेंसिंग से मनाते हैं, हम चर्च में सोशल डिस्टेंसिंग से जाते हैं, केवल हिंदू कोरोना फैलाते हैं। ये हमने किया क्या? हमने कहा क्या? अच्छा रजनी जी, एक मुद्दा जो एहतेशाम जी ने पूछा है उस पर आपका नजरिया चाहूंगा। आप चाहेंगे तो वो दृश्य भी टीवी पे दिखवा दूंगा। आपको बड़ा ऐतराज है कि केरल की सरकार ने 3 दिन की छूट क्यों दी, पर उज्जैन में सावन के पहले सोमवार पर जिस तरीके का जमघट महाकाल मंदिर में लगा, जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी, जिस प्रकार से बैरिकेड तोड़कर लोग अपनी सरकार को, अपने प्रबंधन को, अपने प्रशासन को क्या उतना ही जिम्मेदार मानते हैं जितना केरल की सरकार को? क्या आप मानते हैं कि आपके राज्य की सरकार विफल रही कोरोना के संदर्भ में इस जिस प्रकार का प्रबंधन देना था उसे कर पाने में? दोनों बातें अलग हैं। यहां सरकार ने रिलैक्सेशन मांगा था, यहां सरकार ने बंदोबस्त किए थे, और जो श्रद्धालु आए उन्होंने व्यवस्था तोड़ने का काम किया, जिसको हिंदू ने ही धिक्कारने का काम किया। वहां सरकार ने 3 दिन का रिलैक्सेशन मांगा, यहां सरकार ने बंदोबस्त किए, जनता ने तोड़ा। और तो कुल मिलाकर आपका आशय है कि आपकी सरकार प्रबंधन कर पाने में सफल नहीं रही। इस विफलता को स्वीकारते हैं आप कि हाँ हमारी नाकामी है, हमारी विफलता है, हमारी अकर्मण्यता है? मैंने क्या कहा आपसे कि उसको धिक्कारने का काम, बचने का काम नहीं, स्वयं जिम्मेदार लोगों ने किया। ये गलत है, और समझाने का और सुलझाने का काम भी किया, लेकिन उनकी आड़ में खड़े होने का काम, कांग्रेस की तरह चुप्पी साधने का काम नहीं किया। उनकी तरह चुप्पी साधने का काम नहीं किया, ये रजनीश अग्रवाल जी का कहना है। लेकिन मैं प्रदीप सिंह जी आपसे थोड़ी संजीदा बातचीत करना चाहता हूं। और क्या वाकई आपको लगता है कि कोरोना के संदर्भ में विपक्ष गैर जिम्मेदार है? जो सत्तारूढ़ मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र सरकार में है चाहे तमाम राज्यों में है, वही एकमात्र संजीदा तौर पर कोरोना के संदर्भ में संघर्ष कर रही है। क्या बतौर संपादक इस नजरिए से इत्तिफाक रखते हैं आप? देखिए, मेरा मानना है कोरोना के संदर्भ में हम सब शरीके जुर्म हैं जी। कोई अपने आप को इससे बरी नहीं कर सकता जी। अगर कुंभ का आयोजन हो रहा था, अगर किसानों का मोर्चा लगा था, अगर चुनाव प्रचार हो रहा था और चुनाव सभाएं हो रही थी, तो जा कौन रहा था? हम आप जा रहे थे ना जी। हमको आपकी अपनी जान की चिंता क्यों नहीं है जी? हम सोशल डिस्टेंसिंग या कम से कम मास्क लगाने की जहमत क्यों नहीं उठा सकते जी? तो सब कुछ सरकार करे, वो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकार से ही अपेक्षा हो हम अपनी जान बचाने के लिए भी कुछ ना करें जी। जहां भी जो भी आयोजन छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, केंद्र राज्य में हुआ हो या किसी धर्म का हुआ हो, किसी और क्षेत्र में हुआ हो, अगर कोरोना के प्रोटोकॉल के बिना हुआ है तो वो अपराध है जी। और जिन लोगों ने ये किया है वो अपराधी है। जिन लोगों ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की उनकी भी जवाबदेही है जी। तो इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कोई एक जिम्मेदार है जी। सब जिम्मेदार है, किसी की जिम्मेदारी ज्यादा है, किसी की कम है। तो कुल मिलाकर प्रदीप सिंह जी का मानना है कि कोरोना के संदर्भ में बेहतर होगा कि एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के स्थान पर हम अपनी जिम्मेदारी के संदर्भ में आत्मावलोकन करें। क्या वाकई हम उतने ईमानदार रहे?
क्या हम वाकई उतने जिम्मेदार रहे? क्या हम वाकई उतने जवाबदेह रहे जो इस आपदा के समय पर हमारे को होना चाहिए था? यह बात सरकार के संदर्भ में भी है और नागरिक के संदर्भ में। बेहतर होगा हिंदू मुस्लिम में बांटने के स्थान पर इस आधार पर अगर अंतर्मन से पूछेंगे तो शायद कुछ बेहतर समाधान निकालेंगे और देश को इस महामारी से उबारने में मददगार बन पाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो बात हमने कार्यक्रम के समापन पे कही, उसी बात को बड़ी खूबसूरती से एक शायर ने कहा, और उस शायर ने यह कहा कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरेबां में झांका नहीं जाता। मुजफ्फर वारसी ने क्या कमाल की बात कही थी। मौजूदा दौर में दूसरों को दोषी ठहराने के स्थान पर बेहतर होगा अपने आप को तलाशें, अपनी भूमिका को तलाशें, और अगर अपने आप को कहीं गलत पाएं तो उसे ठीक करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि दूसरों को ठीक करने का अभियान चलाएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषयों के साथ। सादर प्रणाम।